डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13। सौरभ अग्निहोत्री वाकई में एक बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक थे और वो बहुत काबिल भी थे। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ वो उतनी ही अच्छे पेंटर थे और साथ ही में एक म्यूजिक लवर भी। उनकी मोम एक म्यूजिशियन थी, सो उनके अंदर ट्रेन होकर उन्होंने उनके ज़माने में म्यूजिक में भी काफ़ी अवार्ड जीते थे। और फिर उन डैड जो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट थे, सो उनके साथ उन्हें मेडिसिन की भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स के दबाव के चलते उन्होंने अपनी फील्ड ही बदल दी। उनकी मोम चाहती थी कि वो म्यूजिक में करियर करे, तो उनके डैड चाहते थे वो उन्हीं की तरह एक काबिल डॉक्टर बने। और फिर क्या उन दोनों के झगड़े से तंग आकर उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड चुन ली। शौर्या को उन्होंने ही संभाला था और वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी। सो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें उसे ना सिखाई हो। उन्होंने काफ़ी ट्रेन किया था उसे। हाँ, उनके जाने के बाद उसे सब चीज़ों की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अब जिस शौर्या की सोल थी वो तो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट थी। फिर वो कसी पियानो बजा नहीं सकती थी। आखिरी नोट लेते हुए शौर्या पियानो बजाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का दिल खुशी से भर उठा। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने उसके असिस्टेंट लियो का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। अभिमन्यु ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया और अंदर की तरफ बढ़ा। शौर्या का ध्यान भी उसके कदमों के आते हुए आवाज़ से उसकी तरफ गया और वो खुशी से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी समी कम हो गई। क्या मैंने आपके नींद को डिस्टर्ब कर दिया अभिमन्यु? शौर्या ने जरा हिचकिचाते हुए गिल्ट के साथ ही सवाल किया और अभिमन्यु मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, मुझे अफसोस होता अगर मैं सोया हुआ होता तो। आफ्टर ऑल इतना अच्छा म्यूजिक पे सुनने का मौका मुझे दोबारा थोड़ी ही मिलता, अभिमन्यु ने अंदर आते ही कहा और शौर्या उसे देखकर मुस्कुराई। जितनी खूबसूरत और बहादुर तुम हो ना गुड़िया रानी, उतना ही खूबसूरत ये म्यूजिक पीस भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे से पियानो बजा सकती हो। मैंने इतना अच्छा पियानो पहले कभी भी नहीं सुना है। अभिमन्यु ने एक के बाद एक उसकी तारीफ की और शौर्या के ओठों पर स्माइल और बती गई। उसके आंखों में आई चमक देखकर अभिमन्यु भी काफी खुश हुआ। बाबा ने सिखाया, यू कनो ही इज द बेस्ट। वो सबसे बेस्ट थे। काश वो भी मेरे साथ होते, मैं उन्हें तुमसे मिलाती। अभिमन्यु, तुम भी उनसे जरूर इम्प्रेस हो जाते। ही इज द बेस्ट। शौर्या ने सच्चे दिल से सौरभ पाटिल को तारीफ करते हुए कहा। उसके दिल में सच में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और वो उसे के लिए उसके पिता ही हो गए थे। वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी टैलेंटेड भी, अभिमन्यु बोला और उसने पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। क्या ये दर्द हो रहा है? तुम्हें तुरंत अपने हाथों पर इतना जोर देना नहीं चाहिए था प्रिंसेस। अभिमन्यु फिक्र से धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाने लग गया। शौर्या के रिस्ट पर का कट वाकई में गहरा था और इस तरह से पियानो बजाने की वजह से उस पर जोर पड़ सकता था और वहाँ के स्टिकर्स निकल भी सकते थे। मैं ध्यान रखूंगी, शौर्या धीरे से बोली। उसका वो घाव पहले ही भर चुका था। चिका की दी हुई दवाई की वजह से, वो दवाई जो उसी ने बनाई थी उसके वजह से उसका घाव पूरी तरह से ठीक था और अब सिर्फ वह उसका मार्क रह गया था। ले अभी भी पट्टी होने की वजह से अभिमन्यु को उसका घाव दिखने का कोई चांस ही नहीं था। चिका एक एडवांस सिस्टम थी जो किसी भी चीज़ को टेलीपोर्ट कर सकती थी और शौर्या तक पहुंचा सकती थी। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि शौर्या ने उसकी अलग से एक और लैब बनाई थी जो उस आइलैंड के नीचे गहरे समंदर में थी। वो लैब इतनी सिक्योर थी कि ना ही आज तक उसके बारे में किसी को पता चला था और ना ही उस बड़े से एक्सप्लोजन के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उस लैब में शौर्या के किए हुए हर एक एक्सपेरिमेंट और हर एक मेडिसिन थी जो उसने बनाई थी। अभिमन्यु इतना ही बोला और उसके हाथ को सहलाते हुए उसने धीरे से वहां अपने ओठों से चुन लिया। उसकी ये हरकत और शौर्या के ओठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर, वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने जरा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। में बस मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु उसकी तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके आंखों में देखने लग गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा।
उसके बाद मैं हमेशा हमेशा आपके पास आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में देखकर बोली और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। एपिसोड 14। अम्मा प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने जरा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। में बस मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु उसकी तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके इनको में देखने लग गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा आपके पास आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में देखकर बोली और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के ओठों के साथ खेल रहे थे और वो छुवन उन दोनों को एक अजीब सा सुकून पहुंचा रही थी। अभिमन्यु ने फिर थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया और उसे अपने बाहों में लेकर उस रूम की बालकनी में आ गया। जाहिर सी बात थी, वो म्यूजिक रूम था तो उसकी बालकनी का डिजाइन भी उसी तरह से था, काफी खूबसूरत और प्यारा। और उस खूबसूरत माहौल में बैठा हुआ वो खूबसूरत जोड़ा काफी देर तक अलग अलग बातों में खोया हुआ था। सिर्फ बातें ही नहीं, एक दूसरे की मीठी सी छुवन भी। शौर्या अभिमन्यु के बाहों में बैठी हुई थी और अभिमन्यु की सांसें लगातार उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। वही शौर्या भी बातें करते वक्त उसके बालों में हाथ फिरा रही थी, उसके बियर्ड को धीरे से छू रही थी और उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें अभिमन्यु को दिल ही दिल काफी खुश कर रही थी। बातें करते हुए ही ना जाने किस वक्त शौर्या उसके बाहों में सो गई और अभिमन्यु भी उसे देखते हुए ही उसे लेकर वही काउच पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की किरणों की वजह से ही दोनों की नींद खुल गई। अभिमन्यु तो उससे पहले ही उठा हुआ था और शौर्या की खूबसूरती को निहार रहा था। बहुत प्यारी दिखती ही शौर्या। अगर उसने उसकी बहादुरी ना देखी होती ना तो सच में अभिमन्यु को शक हो जाता उसके नाम से। उसके लुक के साथ उसका नाम बिल्कुल भी सूट नहीं होता था। उस जैसे प्यारी लड़की का नाम तो उसी की तरह प्यारा होना चाहिए था। बट सच में सौरभ जी ने उसकी प्यारी सी सूरत को देखकर नहीं बल्कि उसकी बहादुरी को देखकर उसका नाम रखा था, और जो कि सही भी था। ऐसे ही ना जाने क्या क्या ख्यालात अभिमन्यु के दिमाग में आ रहे थे। अम्मा गुड मॉर्निंग, शौर्या ने नींद से भरी हुई आवाज में अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, और जब उसे यह एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से अभिमन्यु के ऊपर सोई हुई है तब जाकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसके गाल पर ओठ टिका दिए। उसके बालों को एक और करके वो फिर से उसके दीदार में लग गया और शौर्या शर्माते ही उठकर बैठ गई। आराम से गुड़िया रानी, लग जाएंगी ना तुम्हें? अभिमन्यु उसकी जल्दबाजी देखकर जरा फिक्र से ही बोला और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके पास देखा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, शौर्या शर्माते हुए ही वहां से चली गई और अभिमन्यु भी मुस्कुराते ही उसे जाते ही देखता रह गया। उसके फोन का रिंग हुआ और कॉलर देखकर उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। हम 11 बजे मिलते हैं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभिमन्यु ने कहा और कॉल काट दी। और उसके कॉल के कट करते ही दूसरे साइड वाला लगता काफी गुस्सा हो गया। डैम दिस मैन, समझता क्या है ये अपने आप को? अभिमन्यु राठौड़, तुम बस मिलो मुझे, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि शिवाय बुंदेला आखिर है कौन और मेरे कॉल काटने का अंजाम क्या होता है, उस लड़के शिवाय ने गुस्से से कहा और अपना फोन काउच पर फेंक दिया। लगभग अभिमन्यु के ही उम्र का था वो, 26-27 के करीब, और बहुत ही हैंडसम भी था। उसके चेहरे के फीचर्स, उसकी लुक और उसका ओवरऑल अटायर, जिसे देखकर ही फील हो रहा था कि वो बड़ो ही रिच और रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, और ऐसा था भी। राठौड़ ग्रुप्स और इंडस्ट्री के बाद एशिया में बुंदेला ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का ही नाम था। वो दोनों अलग अलग बिजनेस में थे, वरना अगर वो एक ही बिजनेस में होते तो ये कहना मुश्किल होता कि उन दोनों बिजनेस ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप बेस्ट है। बुंदेला ग्रुप्स डायमंड, सिल्वर और गोल्ड के बिजनेस में नंबर 1 पर था और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नंबर 1 रैंक होल्डर थी। तो वही अभिमन्यु राठौड़ ऑनलाइन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था, और टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस और साथ ही उसके हॉस्पिटल और होटल की चेस भी नंबर 1 पोजीशन पर थी। और ऐसे ही टक्कर के रहने वाले दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे। शिवाय ब्रो, जस्ट रिलैक्स, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? और रहा सवाल अभी का,
तो आई थिंक वो उसकी नैने बनी मोहब्बत के साथ बीजी है, रुद्राय बोला और हंसने लग गया। वो भी उतना ही हैंडसम था जितना कि शिवाय था। अगर देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे, और दिखते क्यों ना वो ट्विंस जो थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवाय हमेशा बियर्ड लुक में होता था तो वही रुद्राय क्लीन शेव में। शिवाय, रुद्राय और अभिमन्यु दे थ्री आर बेस्ट फ्रेंड्स। अभिमन्यु 1 या 2 महीनों से छोटा था उन दोनों से, लेकिन उनका किंडरगार्टन से लेकर तो मास्टर तक का पूरा एजुकेशन साथ ही में हुआ था। हाँ, बाद में शिवाय उनसे अलग हो गया था और वो बिजनेस की स्टडी कर रहा था। वही अभिमन्यु और रुद्राय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। बट फिर अब में अभिमन्यु ने हॉस्पिटल के साथ साथ बिजनेस में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी हॉस्पिटल चेन ज्यादातर रुद्राय ही देखता था। शट अप रुद्रा, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बात ऐसी है कि शिवाय ने कुछ कहा जिसे सुनकर रुद्राय के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। वही दूसरी और अभिमन्यु के विला में। हम टेक दिस, ये तुम्हें पसंद आएगा। अभिमन्यु एक के बाद एक डिश शौर्या को सर्व कर रहा था और उसे खाने के लिए बोल रहा था। आज भी टेबल अलग अलग डिशेज से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने शौर्या के लिए काफी कुछ बनवाया था और स्पेशली उसके पसंद का मीठा भी। ना, आई डोंट वॉन्ट इट, मैंने अब बहुत खा लिया है। एम टोटली फुल, शौर्या ने अपने पेट पर हाथ रख कर कहा। एंड वो सही भी था। सब कुछ इतना टेस्टी था कि उसने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था। सब तो उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतनी सी वो इतना सब कुछ कैसे खा सकती है। तो चलो हम एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं, तुम बेहतर फील करोगी, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। शौर्या के एक्सप्रेशन देखकर उसके ओठों पर एक बड़ी ही प्यारी स्माइल आ गई थी। यप, शौर्या को भी वो बेहतर लगा और विला के गार्डन में ही वो वॉक पर गए। अभिमन्यु ने फिर उसे उसकी मेडिसिन दी और उसके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया। प्रिंसेस, देयर इज अ इमरजेंसी, मैं कुछ ही देर में लगभग 1 या 2 घंटों में आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ आराम करना, ओके? या फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। मैं जाकर आ जाऊं ना? अभिमन्यु ने फिक्र से कहा और शौर्या ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। इट्स ओके मन, आप जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। शौर्या को अंदाजा था कि उसके पास काम का कितना प्रेशर होगा। चिका की दी हुई इन्फॉर्मेशन के बाद वो जानती थी कि उसका अभिमन्यु एशिया ना नंबर 1 बिजनेस में है और साथ ही में वो दल के टॉप रिच इंसानों में से एक है। उस पर काम का कितना प्रेशर होगा इस बात का अंदाजा था उसे। अपना दया रखना बेबी, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, लिली और आंटी सारिका तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ है, ओके? अभिमन्यु को काफी फिक्र थी उसे, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था, सो वो उसे सी ऑफ करके वह चला गया। उसके जाने के बाद ही आंटी सारिका और लिली अंदर आ गए। शौर्या ने उनसे कुछ देर बातें की और फिर उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दिया। चिका, एक्टिवेटा रोबोट्स, मुझे पाने लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। शौर्या ने चिका से कांटेक्ट कर दिया। ओके, बट कौन सी मेडिसिन बॉस? हमारे पास आपके बनाए हुए सभी मेडिसिन है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। सिर्फ 2 या 3 पिल्स है उन हर एक मेडिसिन की, चिका ने जवाब देकर कहा और शौर्या चिढ़कर देखने लग गई। मुझे पता है चिका, मैंने ही वो मेडिसिन वहाँ रखी हुई थी और फिलहाल मुझे उन 1-2 मेडिसिन से ही कम चलाना होगा, क्योंकि उस आइलैंड के साथ साथ वो हर्ब्स गार्डन भी तबाह हो गया होगा और हमारे पास कोई भी हर्ब्स अब बचे नहीं होंगे। अम्मा चिका, हमें वो जड़ी बूटियाँ कहाँ मिल सकती है? शौर्या ने उससे सवाल किया। बॉस, हर्ब मार्केट में आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, बट उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। आपको कौन सी पिल्स बनानी है? आप मुझे नाम बताएं, ये मैं उनकी प्राइस चेक करके आपको बताती हूँ। चिका के सावला पर शौर्या ने उसे मेडिसिन और उन हर्ब्स के बारे में बताया। ये मेडिसिन क्यों? चिका का सवाल और शौर्या बोली, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। नो डाउट कि मैं अभी भी अपनी फाइटिंग स्किल्स नहीं भूली हूँ, बट ये बॉडी उस हिसाब से काफी वीक है और जिस स्ट्रेंथ की मुझे जरूरत है वो मेरी बने हुई एनर्जी पिल्स खाकर ही मुझे मिलेंगी, और साथ ही ने मुझे कुछ ब्यूटी पिल्स भी चाहिए। शौर्या ने उसके हाथों की तरफ देखकर कहा। नो डाउट कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गौर से देखने पर उसकी स्किन थोड़ी सी डैमेज हुई दिखती थी और शौर्या लप अभिमन्यु के लिए बहुत ही चचा दिखना था। हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक एनर्जी पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की जरूरत उस शौर्या को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्या को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलने के इसी में गम हो गए और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नज़र उस टायर हुए ग्रे पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेगी? चिका का सवाल और शौर्या भी कुछ सोच में गिर गई।
वही दूसरी और अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सब को देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था और वही रुद्राय का भी सेम रिएक्शन। एपिसोड 15। हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ और उतनी ही वैल्यू होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक एनर्जी पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की जरूरत उस शौर्या को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्या को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलेंगे इसी में गुम हो गए और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नज़र उस रेडी हुए अकड़े पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेगी? चिका का सवाल और शौर्या भी कुछ सोच में गिर गई। वही दूसरी और अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सब को देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था और वही रुद्राय का भी सेम रिएक्शन थी। अभिमन्यु, वो पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? शिवाय जरा गुस्से से ही बोला। कब से कॉल कर रहा था वो उसने उसे रात को ही कॉल किया था और लियो और मयंक दोनों को भी उससे कांटेक्ट करने बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी अभिमन्यु न तो उन्हें कांटेक्ट किया और न ही अब सुबह जल्दी आया। शिव, इस तरह बात मत करो उससे। अभी बेटा, वो पेंडेंट वो आपको कहाँ से मिला है? ओलिज, जल्दी से बताए हमें। एक लेडी जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट थी, उन्होंने कहा और अभिमन्यु के करीब आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राय और शिवाय की मोम थी, मृणाल बुंदेला। आंटी मृणाल, वो पेंडेंट मैं आपको बताता हूँ नट, क्या आप मुझे बता सकती है कि आप इतनी बेचैन क्यों है उस पेंडेंट को लेकर? अभिमन्यु ने उन्हीं से सवाल कर दिया और मृणाल उनकी तरफ देखने लग गई। क्योंकि पेंडेंट वो मैंने मेरी बच्ची को पहनाया था जब वो इस दुनिया में आई थी, मेरी नन्ही सी परी। लेकिन वक्त का खेल देखे, उस वक्त हमारे दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया और मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई, मृणाल जी ने रोते हुए कहा और अभिमन्यु गौर से उन्हें देखने लग गया। क्या आप मुझे बता सकती है कि आपकी बेटी फिलहाल कितने साल की होंगी? अभिमन्यु ने सवाल किया और मृणाल जी उसकी तरफ चौंक कर देखने लग गई। उसे अभी कुछ दिनों पहले तकरीबन 22 दिन पहले 18वां साल शुरू हुआ है, मृणाल जी ने जल्दी से कहा और उम्मीद से अभिमन्यु की तरफ देखने लग गई। अभी बेटा, क्या तुम्हें हमारी बेटी मिल गई है? संजीव बुंदेला जी बोले और अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा। अंकल, 4 दिन पहले मुझे एक लड़की मिली। वो अभिमन्यु ने शौर्या जिस तरह से उसे मिली थी और उसके बाद उसकी हालत और बाकी सब चीजें बता दी, सिर्फ उन दोनों के बीच हुए उन मोमेंट को छोड़कर, और वो सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? वो कैसी दिखती है? वो संजीव जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे कहे। क्या वो सच में उनकी बेटी थी या फिर नहीं? उम्र के हिसाब से तो वो उनकी बेटी लग रही थी, लेकिन ही उन्हें आगे कुछ भी उम्मीद बांधने से रोक रहा था। बेटी की बहुत चाहत थी उन्हें, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेला परिवार को भी। पिछली 7 पीढ़ियों से उनके घर में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं सबको बेटी की आस ही थी। और मृणाल जी, उन्हें तो सबसे ज्यादा बहुत मन्नतें की थी उन्होंने एक बेटी के लिए, और उनकी मन्नत पूरी भी हुई। लेकिन उनके दुश्मन अचानक से उन्होंने उन पर हमला कर दिया और मौके का फायदा उठाकर उनके बेटी को अगवा भी कर दिया। लेकिन जब वो किडनैपर उन्हें मिला तब उसने बताया कि उनके बेटी मर गई है। भागा दौड़ी में उसका ध्यान नहीं रहा और वो मर गई और उसने उसे जंगल में फेंक दिया। उसके बाद बहुत ढूंढा उन्होंने उनके बेटी की लाश को, मगर वो भी उन्हें कभी नहीं मिली। हम अभिमन्यु को उन्हें रोता देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने शौर्या की तस्वीर उन्हें निकाल कर दिखा दी। आंटी, अंकल, इससे पहले आप कुछ कहे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शौर्या ने बहुत कुछ सहा है, सो जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो आपकी ही खोई हुई बेटी है तब तक मैं आपको उसके सामने नहीं ले जा सकता। वो अभी कमजोर है और इतना कुछ सहने के बाद आई डोंट थिंक कि उसकी मेंटल हेल्थ भी अब नॉर्मल होंगी, सो उसे और कोई भी मेंटल ट्रॉमा में नहीं देना चाहता। आई होप कि अब समझ रहे होंगे, अभिमन्यु ने पहले ही क्लियर कर दिया और वह मौजूद उन चारों को उसके आंखों में शौर्या के लिए बेपनाह प्यार दिखाई दिया। अभिमन्यु ने उन्हें शौर्या की तस्वीर दिखाई और उसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए। ये तो, मृणाल जी ने उस तस्वीर को देखा और हैरान हो गई। हाँ, ये तो बिल्कुल माँ की तरह दिखती है, लेकिन इसकी आंखें और तुम्हारी मोम पर गए हैं मृणाल, संजीव जी बोले और रुद्राय और शिवाय ने भी जल्दी से मोबाइल उनके हाथ से ले लिया।
शौर्या बिल्कुल उनके ग्रैंड मॉम्स की तरह दिखती थी। उसके चेहरे के फीचर्स उनके दादी की तरह थे, तो उसकी आंखें उनकी नानी की तरह। उन्हें तो डीएनए टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। वो हमारी बेटी है अभिमन्यु। शौर्या हमारी बेटी है, मृणाल जी खुश होकर बोली और संजीव जी के गले लग गई। हमारी बेटी, हमारी प्रिंसेस संजीव में, मुझे मिलना है उससे। मृणाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, इतनी खुशी महसूस हो रही थी उन्हें। मुझे देखना है उसे। अभिमन्यु बेटा, पमुली जी उसके पास लेकर चलो, मैं मिलना चाहती हूँ मेरी बच्ची से, मेरी बच्ची शौर्या, आह कितना प्यारा नाम है उसका। संजीव, हम अभी मिलने जा रहे हैं उससे। मृणाल जी के खुशी का ठिकाना नहीं था और कहीं ना कहीं संजीव जी का भी वही हाल था। हम जाएंगे मृणाल, तुम शांत हो जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो। संजीव जी ने उन्हें समझाया और अभिमन्यु की तरफ देखने लग गए। उन्हें देखकर अभिमन्यु ने एक नज़र रुद्राय को देखा और रुद्राय आगे आ गया। डैड मोम, जरूर हम उससे मिलेंगे, लेकिन पहले हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मोम समझे बात को। शौर्या ने अभी अभी बहुत कुछ सहा है और थोड़ी सी जल्दबाजी के वजह से आगे जाकर ये पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उस पर क्या बीतेंगी मोम, इसीलिए पहले सब कुछ कंफर्म करना बहुत जरूरी है। रुद्राय ने उन्हें समझते हुए कहा और शिवाय ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बहन जिंदा है, ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे और उससे ज्यादा खुश वो शौर्या को देखकर हुए थे। कितनी प्यारी दिख रही थी वो उस तस्वीर में। स्माइल करते ही लिया हुआ उसका एक कैंडिड पिक था वो, जो अभिमन्यु ने उन्हें दिखाया था, जिसे देखकर उन्हें सच में लगा कि काश ये उनकी बहन ही हो। ठीक है, उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है उसे, सिर्फ एक बार देखना है, उसकी आवाज भी सुननी है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी। प्लीज अभिमन्यु बेटा, उसे दिखा सकते हो हमें, आवाज भी। मृणाल जी के इमोशन पर उनका काबू ही नहीं था। वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्या को देखने की जिद कर रही थी। मैं आपको उसे देखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है। मैं, अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। मैं आपको उसे देखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है। मैं, अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। प्रिंसेस कहाँ है, उसने सवाल किया और जूली की बात सुनकर उसने गार्डन के साइड जो कैमरा था उसकी लाइव फुटेज उसके मोबाइल पर शुरू कर दी। शौर्या गार्डन में बहती हुई थी और उसके सामने लगे हुए उन फ्लावर्स को देख रही थी। काफी सारे वैरायटी के फ्लावर्स थे वहाँ, और वो फ्लावर्स काफी खूबसूरत भी थे। उन्हें देखते हुए शौर्या किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। सिंपल से व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी उसने और उसके वो खूबसूरत लंबे बाल खुले ही थे, जो मध्यम चलती हवा के वजह से हल्के हल्के लहरा रहे थे। बड़ी ही प्यारी लग रही थी वो, मासूम सी गुड़िया की तरह। मेरी बच्ची, मृणाल जी ने फोन के स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेर दी और टकटकी लगाए हुए उसे देखने लग गई। एपिसोड 16। डैड मोम, जरूर हम उससे मिलेंगे, लेकिन पहले हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मोम समझे बात को। शौर्या ने अभी अभी बहुत कुछ सहा है और थोड़ी सी जल्दबाजी के वजह से आगे जाकर ये पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उस पर क्या बीतेंगी मोम, इसीलिए पहले सब कुछ कंफर्म करना बहुत जरूरी है। रुद्राय ने उन्हें समझते हुए कहा और शिवाय ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बहन जिंदा है, ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे और उससे ज्यादा खुश वो शौर्या को देखकर हुए थे। कितनी प्यारी दिख रही थी वो उस तस्वीर में। स्माइल करते ही लिया हुआ उसका एक कैंडिड पिक था वो, जो अभिमन्यु ने उन्हें दिखाया था, जिसे देखकर उन्हें सच में लगा कि काश ये उनकी बहन ही हो। ठीक है, उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है उसे, सिर्फ एक बार देखना है, उसकी आवाज भी सुननी है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी। प्लीज अभिमन्यु बेटा, उसे दिखा सकते हो हमें, आवाज भी। मृणाल जी के इमोशन पर उनका काबू ही नहीं था। वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्या को देखने की जिद कर रही थी। मैं आपको उसे देखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है। मैं, अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। प्रिंसेस कहाँ है, उसने सवाल किया और जूली की बात सुनकर उसने गार्डन के साइड जो कैमरा था उसकी लाइव फुटेज उसके मोबाइल पर शुरू कर दी। शौर्या गार्डन में बैठी हुई थी और उसके सामने लगे हुए उन फ्लावर्स को देख रही थी। काफी सारे वैरायटी के फ्लावर्स थे वहाँ, और वो फ्लावर्स काफी खूबसूरत भी थे। उन्हें देखते हुए शौर्या किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। सिंपल से व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी उसने और उसके वो खूबसूरत लंबे बाल खुले ही थे, जो मध्यम चलती हवा के वजह से हल्के हल्के लहरा रहे थे। बड़ी ही प्यारी लग रही थी वो, मासूम सी गुड़िया की तरह। मेरी बच्ची, मृणाल जी ने फोन के स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेर दी और टकटकी लगाए हुए उसे देखने लग गई।
देखना ना संजीव, हमारी बेटी कितनी प्यारी है, ये सच में माँ की तरह ही दिखती है और उसकी आंखों वो भी माँ की तरह ही है। मृणाल जी खुशी खुशी संजीव जी को उसे दिखने लग गई और शौर्या को देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ गए। मिस शौर्या, आपके जूस का वक्त हो गया है। जूली उसके पास जूस रखा हुआ ट्रे लेकर आ गई और साथ ही में उसने खाने के लिए कुछ पेस्ट्री और कुकीज भी लाए थे। हम अम्मा आई डोंट वॉन्ट दैम, शौर्या ने किसी तरह से कहा और फिर से वैसा ही बैठ गई और इधर उसे देखने वाले अभिमन्यु की आंखें हैरानी सी बड़ी हो गई। उसने रुद्राय के फोन से जूली को कॉल कनेक्ट किया और बाकी सब उसे देखने लग गए। जूली आस्क हर कि उसे कहीं तकलीफ हो रही है क्या? शी इज इन पेन डैम इट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभिमन्यु की सख्त गुस्से से भरी हुई इम्पेशेंट आवाज और जूली के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लग गई। मिस, आप ठीक है? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? जूली काफी डर गई थी और वो डरते हुए ही उससे सवाल करने लग गई। उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसके तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। उसके पास बात करने की भी एनर्जी नहीं थी। उसे फिर एक बार ड्रग्स की तलब महसूस हो गई थी और वो ना मिलने की वजह से या फिर पता नहीं किस और वजह से उसके पेट में भी काफी दर्द हो रहा था। मिस हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आप पहले अंदर चलिए, जूली ने जल्दी जल्दी कहा और शौर्या ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। जूली काम डाउन एंड प्लीज मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो। शौर्या अब की बार चिढ़ गई और उसने चिढ़ते हुए ही उससे कहा और फिर एक बार वो वैसे ही बैठ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। ये दर्द और ये तलब उसे कंट्रोल करनी ही थी। अगर वो अपना कंट्रोल खो देती तो ड्रग्स की लत उससे छूटना लगभग नामुमकिन ही होता। सो उसने इसे सहना और इस दर्द को कंट्रोल करना ही ठीक समझा। एम लिविंग फॉर्म हियर, अभिमन्यु ने कहा और दौड़कर बाहर की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे शिवाय और रुद्राय भी भागने लग गए। शिव, तुम मोम डैड को लेकर आओ, मैं आगे जाता हूँ, शायद मैं प्रिंसेस की कुछ हेल्प कर पाऊँ, रुद्राय ने कहा और शिवाय ने उसकी बात मान ली। फिक्र उसे भी थी उसके बहन की, लेकिन उसके मोम डैड को भी संभालना जरूरी था और रुद्राय डॉक्टर भी था, तो वह उसे ज्यादा रुद्र की जरूरत थी। मोम डैड आप फिक्र मत करिए, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ, शिव ने उन्हें समझाया और फिर वो मृणाल जी और संजीव जी को लेकर ही अभिमन्यु के विला की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में अभिमन्यु और उसके पीछे पीछे रुद्राय वहां पहुंच गए और अभिमन्यु ने विला के अंदर इंटर करते ही शौर्या कहाँ है ये पूछा। स्टाफ में से एक दो मेंबर ने ऊपर की तरफ इशारा किया और अभिमन्यु को समझ आ गया कि वो कहाँ होंगी। वो और उसके पीछे रुद्राय दोनों ऊपर की तरफ पहुंच गए और तकरीबन 2 मिनट के बाद ही शिवाय की कार भी वहां आ गई। मृणाल जी ने उसे इतना प्रेशराइज किया था कि उसे भी फुल स्पीड में कार चलानी ही पड़ी। शिवाय यहाँ पहले भी आया हुआ था, सो उसे इस विला के बारे में सब पता था और जब उसने भी स्टाफ से पूछा तो उन्होंने उसे भी ऊपर म्यूजिक रूम के तरफ इशारा कर दिया और वो भी उन दोनों को लेकर ऊपर पहुंच गया। जैसे जैसे उनके कदम म्यूजिक रूम की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उनके कानों पर पियानो की एक खूबसूरत धुन सुनाई दे रही थी। से सुनते ही वो उस कमरे के बाहर पहुंचे और उनकी नजरें अभिमन्यु और रुद्र पर गई जो वही दरवाजे में खड़े हुए अंदर कमरे में देख रहे थे। शौर्या, हमारी बच्ची, मृणाल जी धीरे से बोली और उनकी नजरें शौर्या पर टिक कर ही रह गई। बहुत दर्द हो रहा था शौर्या को और जब उसे लगा कि वो सिर्फ इन फूलों को देखते हुए ही उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सो उसने कुछ और सोचा और उसे जहां में सबसे पहले इस पियानो का ही ख्याल आया। एंड कहते हैं ना, म्यूजिक हिल एवरीथिंग, कुछ इस तरह ही उसके साथ हुआ और वो उस पियानो में इतना खो गई कि उसे होता हुआ दर्द भी भूल गई और ड्रग्स की तलब को भी। आखिरी नोट्स बजाकर उसने अपना सर पिया पर टिका दिया और अगले ही पल अभिमन्यु उसके पास गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और शौर्या के थके हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए मन, शौर्या ने झट से मुड़कर उसके तरफ देखकर सवाल किया और उसके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले लग गई। आई एम फीलिंग रेस्टलेस में, मुझे बेचैनी हो रही थी, क्या आप 1-2 दिन मेरे साथ रह सकते हैं और उसके बाद आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज? शौर्या ने उसे गले लगते हुए अपनी आंखें बंद करके ही कहा। उसकी ड्रग्स की तलब अभिमन्यु के छूने से ही मिट जाती थी और वो अभिमन्यु के साथ प्यार के उस मीठे एहसास में खो जाती थी। इस बात का एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि ना जाने कैसे, लेकिन अभिमन्यु ही उसके हर एक दर्द का इलाज बन चुका था। गार्डन में इतना कंट्रोल करने के बाद भी सू से उसका दर्द और वो तलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर अभिमन्यु की याद और उसके साथ बिठाए हुए यहाँ के लम्हे, उस बारे में सोचकर ही वो रिलैक्स फील करने लग गई और पियानो भी वो उसे पाने नजरों के सामने रखकर ही उसके यद में ही बजा रही थी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया रानी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अभिमन्यु ने कहा और नीचे झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। शौर्या ने भी खुशी से उसके गले में बाहें दल दी, लेकिन दरवाजे पर इन सब अनजान शख्स को देखकर वो जरा सी हड़बड़ा गई। रिलैक्स बेबी, दे आर फैमिली और रूथ डॉक्टर है,
वो तुम्हें ही चेक करने आया था, अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे आराम से उनके कमरे में ले गया और उस कमरे को देखकर दोनों भाइयों का नहीं शौर्या के दोनों भाइयों का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानते थे कि ये कमरा अभिमन्यु का है और शौर्या भी इसी कमरे में रह रही है। ये सोचकर ही दोनों को गुस्सा आ गया। बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा था उसे, लेकिन अब बात उनकी छोटी सी प्यारी से बहन की थी ना, और वो भी उस बहन की जिससे उन्हें बात करने का मौका भी नहीं मिला था। और वहाँ वो अभिमन्यु उसे बाहों में उठा रहा था, उसे बेबी, प्रिंसेस, गुडिया ना जाने क्या क्या ना से पुकार रहा था। एंड दे बोथ आर ब्रदर्स यू कनो, दी पजेसिव ब्रदर्स। जेलेस तो उन्हें होना ही था। रुद्राय ने उतने में भी चांस मारा और वो जल्दी से शौर्या के पास चला गया। ये लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रूथ ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रूथ की तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह। आई मन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है? रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रूथ का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसकी नज़रों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफी अच्छा लगा। रूथ उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफी हैरान हो गया था। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।